पंडित जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से पुलिस ने तमंचा भी दिखाया, और अब तो एक फोटो और भी आ रहा है जिसमें पुलिस पत्थर लेके भी खड़ी है, खासकर मीरापुर की खबर जो है, बताइए क्या कहेंगे इस पे। देखिए, मीरापुर ही नहीं, हम्म। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी तंत्र का मिसयूज हुआ है और मीरापुर में चेहरा दिख गया। धन्यवाद है आप मीडिया वालों का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो आपको सोशल मीडिया है, इसकी वजह से वास्तविकता उजागर हो पाई। जिस तरीके से वो इंस्पेक्टर या दरोगा जो भी हो, रिवॉल्वर लेकर के कह रहा मुझे गोली मारने का आदेश है, ये आदेश किसने दिया, जांच का विषय बनता है। क्या उसे गोली मारने का आदेश है? महिलाओं को वो धमका रहा है। हमारे प्रत्याशी अरशद राणा के बेटा को, जो मात्र 13 वर्ष का है वो बच्चा, नाबालिग है वो बच्चा, उसे इंस्पेक्टर थप्पड़ मारता है, डंडे मारता है, और वहां पे एक भगवाधारी जैकेट पहना हुआ व्यक्ति जो भाजपा समर्थित अपने आप को कह रहा था, और वो कह रहा था कि तुझे तरी पार कर दूंगा, और पुलिस उसे कुछ नहीं कहती है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के बेटा को उठाकर जबरन, जबकि वो बेटा अपने बाप के गले लग रहा है, चिपक रहा है कि बाप बचाओ, और बाप रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन पुलिस इतनी बेदर्द हो चुकी थी सिर्फ सत्ता पक्ष को जिताने के लिए। ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र बस अब स्लोगन बन के रह गया है। आप भाषण में तो कह सकते हो लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र वास्तविकता सड़कों पे नजर नहीं आ रहा। जादू कह रही होगी जी चल रहा, फिर ये सब कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ गई? अब ये सवाल योगी जी से पूछने की आवश्यकता है, ये सवाल चुनाव आयोग से पूछने की आवश्यकता है। ठीक है, चुनाव आयोग ने उसे सस्पेंड कर दिया, क्या सस्पेंड कर देने मात्र से लोकतंत्र की रक्षा हो जाएगी? उस पर धारा 307 के तहत, आर्म्स एक्ट की तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। और ये मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है कि 307 के तहत ऐसे पुलिस वाले, आपराधिक छवि के पुलिस वालों के कंधे पे सितारे नहीं होने चाहिए, ऐसे पुलिस वालों के कंधों पे वर्दियां नहीं होनी चाहिए, ऐसे पुलिस वालों के कमर में रिवॉल्वर नहीं होने चाहिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के हों, जो सीधा ठोकने की बात करता हूँ। यही चुनाव होंगे क्या? वैसे चुनाव होंगे कि ये पहली बार नहीं है, लगातार देखा जा रहा है कि बुरखे और टोपी देखकर रोकने की बात की जा रही है। जहाँ जहाँ सरकार को लगती है कि उसका चूल हिलता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर वो तांडव कराने का काम करता है। गाजियाबाद की मैं आपको मिसाल दे दूं, गाजियाबाद में ठीक है कि पीसफुली चुनाव हुआ, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज कम क्यों रहा? कुछ जगहों पे वोट ऑफ परसेंटेज तो आपको 68% ऐसी गाजियाबाद में, लेकिन जहां असलम बस्तियां हैं, जहां मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं, वहां एक तो बीएलओ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, पर्ची नहीं पहुंचा पाया। दूसरा, बूथ पे मशीन को खराब करना, घंटों घंटों खराब रहना मशीनें, इन सब वजहों से। और कौन करता है? ये सिस्टम ही तो करता है, सरकारी तंत्र ही तो होता है जो सुचारू रूप से चुनाव को चलाएगा। या पर्ची पहुंचाना बीएलओ का धर्म बनता है। एक तरफ तो हमारे गाजियाबाद के जिला अधिकारी महोदय अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम सभी नेता अपील भी कर रहे हैं कि भाई मत का प्रयोग आप जरूर करें, लोकतंत्र का पर्व है, इसे आप निभाएं। लेकिन भैया, लोकतंत्र का पर्व वो मनाएगा कैसे जब उसके पास पर्ची नहीं पहुंचेगी? और कहीं पर्ची हमने निकाल के दे भी दी तो वहां आप चले जाओ तो अनएक्सेप्टेड में लिस्ट उनका डाला हुआ है कि भाई ये यहाँ से चले गए हैं, भाई इनकी मृत्यु हो गई, जबकि वो जीवित है। कई प्रमाण मैं आपको दे दूंगा। तो क्या घपला हो रहा है क्या? अगर आप कह रहे हैं कि अधिकारी अपील करते हैं कि वोट डालिए, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो लाठी भी मिली, कई जगह लाठी चार्ज भी किया गया। और खास करके मुसलमानों को टारगेट करना, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, मैं आपको बताऊं। और अखिलेश जी को सिर्फ अपना नजर आता है, मुस्लिम पिटता हुआ उनको नजर नहीं आता है। कल तो बोले बहुत ट्वीट किया दिन भर समाजवादी। उनका काम क्या है? ट्वीट ही तो करना है। ट्वीट के अलावा क्या किया उन्होंने? रामपुर में जब लाठी पड़ रहे थे, क्या किया इन्होंने? किस तरीके से हालात वहां बने हुए थे रामपुर में? चलो जीत गया चुनाव, वो अलग बात है, लेकिन पुलिस ने किस तरीके से लाठी बरसाई? क्या किया इन्होंने? चुप बैठे रहे। सवाल तो ये पंडित जी, जब पहली बार रामपुर में हुआ तो सारी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष की थी, अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी हों, सब बोलने को तैयार नहीं थे। क्या वो प्रयोग था? देखिए, और अब तो हर जगह हो गया। दोषी हो, जुल्म को देखते हुए नहीं बोलते हो।
अगर ऊपर वाले ने, जनता ने आपको ताकत दी है तो जुल्म के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। चाहे जुल्म मुसलमान पे हो रहा हो, जुल्म हिंदू पे हो रहा हो, सिख पे हो रहा हो, ईसाई पे हो रहा हो, या किसी भी व्यवस्था के द्वारा जुल्म किया जा रहा हो, उस जुल्म का विरोध करना चाहिए। जैसे दलित की बेटी मरी, करहल में दलित की बेटी मरी, मारने वाला प्रशांत यादव, समाजवादी समर्थक, बेशक वो भाजपा को वोट देती वो बेटी, लेकिन उसकी हत्या करना, उसके साथ दुष्कर्म करना, ये कहां तक जायज है? बिल्कुल। तो उस पे भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, उस पे भी अखिलेश जी को अपना बयान देना चाहिए था कि प्रशांत यादव ने गलत किया है, उसके खिलाफ कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन विडंबना है अपने देश की वर्तमान राजनीति में, लोग अपने सुविधा अनुसार बयान देते हैं, जबकि हमारा नेता ऐसा नहीं करता। इस गाजियाबाद में ही आपने देखा होगा, जब ब्रिज बिहार में बलात्कार का एक मामला बना, अशरफ लड़का था, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद में उतरी, लेकिन कहा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद में फेयर जांच होना चाहिए, और आपने देखा फेयर जांच हुआ, जिसमें वो बेगुनाह साबित हुआ, लड़की का बलात्कार नहीं हुआ था। लेकिन किस तरीके का तांडव मचाने का कार्य किया गया, उसके दुकानों को जला देना, टेम्पू को जला देना। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए हम हिंदुस्तानियों को। इन नेताओं को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच डिवाइड करके वोट चाहिए। फिर आज वो बेटी किस हालात में है, कोई उसकी हाल जानने वाला नहीं है। न नंद किशोर गुर्जर पहुंच रहे हैं उनके घर पे, न भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री संतरी उस बेटी के घर पहुंच रहा है, और न ही उस मुसलमान बच्चे के घर पे कोई मरहम लगाने को पहुंचा है। लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, कहाँ बूथ कैप्चरिंग थोड़ी हुई कहीं? गाजियाबाद में शांतिपूर्ण मतदान हुआ नहीं, और जगह नहीं, शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन मतदान को डिस्टर्ब करने का कई तरीका होता है, जिसका प्रयोग गाजियाबाद में हुआ। कुंदरकी में जबरदस्त गुंडागर्दी पुलिस की चली, आपको मीरापुर में जबरदस्त गुंडागर्दी चली, सीसमऊ में भी गुंडागर्दी जबरदस्त चली। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां प्रशासन ने अपना तांडव करने का कार्य नहीं किया। और इस चुनाव में जब कोई दरोगा या सिपाही इंस्पेक्टर सस्पेंड होता है ना, तो ये समझो आप कि वो सरकार के करीबी हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे, आपके माध्यम से मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना। चुनाव आयोग ने कहा था कि पुलिस वाले जो है आधार कार्ड या कुछ भी चेक नहीं कर सकते। पुलिस वाले कह रहे हैं कानपुर में कि हम चेक करने का आदेश है, जबकि खुलेआम इसी ने कहा था। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पुलिस को राइट नहीं बनता है, नहीं बनता। हाँ। पुलिस सीधा शांति व्यवस्था बनाने का कार्य करेगा। लेकिन पुलिस तो रिवॉल्वर लिए घूम रही थी, पुलिस तो रिवॉल्वर लिए घूम रही थी, तो किसके इशारे पे घूम रही थी? जांच का विषय, चुनाव आयोग को जांच बैठाना चाहिए इस पे। कुछ करेगा चुनाव आयोग? अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जांच बैठाना हो। आप ही लोग तो आरोप लगाते हैं कि गुलाम हो गया चुनाव आयोग की। देखिए, विपक्ष लगाता है आरोप। गुलाम होना, आरोप लगाना और होना में बड़ा अंतर है ना। आरोप हम तब लगाते, अब क्यों ना आप लगाएं आरोप हम? सिर्फ खाना पूर्ति आप कर दो, सस्पेंड कर दो, छोटी मछली का शिकार कर लो, और बड़ी मछली बड़े मजे से अपने ऑफिस में बैठा हो, तो इससे तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का सबसे मजबूत स्तंभ है, और वही जब सरकार के इशारों पे वर्क करेगा तो कैसे काम चलेगा? तो उसको अपनी निष्पक्षता दिखानी होगी ना। जो भी पुलिस वाले थे जिसके संरक्षण में उसने इस तरीके का कार्य किया, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं, उस पे जांच क्यों नहीं? और उस पुलिस वाले को सिर्फ सस्पेंड कर देना ही बहुत बड़ी बात है। अरे सस्पेंड हो जाएगा, आधा तनख्वाह तो उसे मिल ही रहा, पुलिस लाइन में पड़ा है, रोटी मिल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? आचार संहिता खत्म हो जाएगी, सरकार के सबसे करीबी होगा, कोई थाना उसे मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया थाना मिलेगा उसे, प्रमोशन होके मिलेगा। दरोगा होगा तो इंस्पेक्टर बन जाएगा, इंस्पेक्टर होगा तो सीओ बन जाएगा, सिपाही होगा तो दरोगा बन जाएगा, क्योंकि वो सरकार के लिए उसने कुर्बानी दी है ना। सस्पेंड जो हुआ है वो सरकार के लिए हुआ है, तो सरकार के सबसे करीबी व्यक्ति में से कहलाएगा वो। क्या इज्जत के दांव पे लगाई थी क्या योगी जी की, जो 9 सीटों से ना सरकार बदलती ना सरकार जाती, फिर इस तरीके से क्या? ये चुनाव 2027 की रूपरेखा तैयार कर रही थी। ये चुनाव निश्चित रूप से अगर योगी जी हारते हैं तो जहां तक हम राजनीतिक दलों को पता है कि वहां से अमित शाह जी का घर ही घूम रहा, डंडा घूम रहा, कि अगर थोड़ा सा भी कमी हुआ तुरंत मुख्यमंत्री चेंज कर दिया जाएगा। तो कई ऐसी बातें हैं राजनीति में, लेकिन राजनीति की बाध्यता ये नहीं होती कि आप लोकतंत्र का हरण कर लो। ऐसा कभी देखा है आपने? क्योंकि सत्ता किसी की बपौती नहीं रही है। वो कुर्सी सीएम रहेगा सदैव, लेकिन कौन रहेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये जनता के हाथों में है। तो ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, कल जैसे सीएम हम आज हैं, कल ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
ऐसा कभी होते हुए देखा है आपने चुनाव ऐसा आज तक जैसे कभी हुआ? इससे कभी पहले नहीं था। रामपुर में हुआ था, लेकिन बंदूकें वहां भी नहीं चली थी, यहाँ सर, भी हम तो बंदूक। बिहार के रहने वाले हैं हम्म। और सबसे ज्यादा हिंसक चुनाव अगर कहीं होता था तो वो बिहार और झारखंड हो गया, आपका बंगाल हो गया, इन सब जगहों पे। लेकिन टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त थे, याद है मुझे कि उस वक्त से जो चुनाव प्रक्रिया में सुधार आया, तो आज बिहार देखो कैसे शांत बैठा हुआ है। वहाँ सत्ता आती है और जाती है, उससे तो क्या पुलिस करते थे या गुंडे करते थे पहले? गुंडा कौन बनाता है? किसकी मजाल जो कानून अगर चाले और परिंदा पर मार जाए। अगर गुंडा बनता है तो संरक्षण शासन और प्रशासन का ही तो होता है। गुंडे ये जो रक्षा करने वालों के हाथों में पत्थर और तमंचे देखे गए वोट रोकने की, जिनको पड़वाने के लिए रखा गया तो वो रोक रहे थे, इस पे क्या? जिनका काम है हमारी रक्षा करना, जिनका काम है लोकतंत्र की रक्षा करना, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाना, जब वही सरकार की गोद में बैठ करके सरकार को जिताने के लिए वो ड्यूटी देने लगे, तो समझो कि भैया लोकतंत्र की घंटी बज रही है खतरे की। इसलिए आवाम से मेरी अपील है कि चुप मत बैठो। ये लोकतंत्र यूं नहीं मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे संघर्ष झेले हैं, बिल्कुल। हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया है, तब कहीं जाकर के ये आज़ादी हमें मिली है। और आज भी संविधान जिंदा है और संविधान ने राइट्स दिया है हमें कि सरकार की हर गलत नीतियों का हम विरोध करें। और सिर्फ ये जिम्मेदारी नेताओं की नहीं है, जनता को भी साथ चलना पड़ेगा 4 कदम, तब कहीं जाकर के इस सरकार की चूर हिल सकती है। लास्ट में क्या आप देखते हैं समीकरण, एग्जिट पोल कौन 9 सीटों पे क्या है उत्तर प्रदेश में? देखिए समीकरण क्या कहने हैं भाई, अब ये सब हालात देखने जब के ये बाद हालात ही है तो समीकरण क्या कहने हैं। एग्जिट पोल पहले ही कहीं 7 सीट दिखा रहा है, कहीं 6 सीट दिखा रहा है, बाकी ढक के 3 पात है। चुनाव हो गया, रिजल्ट सबके सामने है, अभी कुछ बोलना उचित नहीं होगा। आपके पार्टी का क्या कदम है इस सब घटनाओं पे? देखिए, अगर इस तरीके का घटना नहीं हुआ होता तो हम 3 के 3 सीट जीतने जा रहे थे। नहीं तो इस घटना पे कोई कदम उठाएंगे, किसी को लेटर कुछ करना है क्या पार्टी का? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को लिखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार चुनाव आयोग के संपर्क में रहे हैं, और निश्चित रूप से जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उस पर हम कार्य करने का काम करेंगे। चाहे दिल्ली घिराव करने की बात हो, जिला स्तर पे घिराव करने की बात हो, उस सब में हम लोग सक्रिय भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।